स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो अभी हाल ही में 2026 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम्स में किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती या आने वाले जो भर्ती व्यापम के माध्यम से या CGSSB के माध्यम से जो होने वाला है उसमें रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा जो है एक लगा सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप जाकर जो है बहुत सारे और भी PDFs अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड जो है कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राजू के घर और कॉलेज के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन वह अपने सामान्य चाल से 1 घंटा देरी से निकला, इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और इस प्रकार सामान्य समय पर कॉलेज पहुंच गया। राजू की बदली हुई गति क्या है आपको बताना है। देखिए इसमें आप क्या करिए, देखिए अगर आपके पास समय है तो इस तरीके से एक डायग्राम बना लीजिए। मान लेते हैं ये जो है राजू का क्या है, घर है, और ये क्या है आपका स्कूल है, और उसके बीच के कॉलेज बोला है तो कॉलेज कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉलेज है। अब देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता है आपके पास जो है ना और भी दूसरा तरीका होगा या और भी शॉर्टकट तरीका होगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा वैरायटी वाला सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आप भी उसी मेथड से करेंगे। आपके पास हो सकता है इससे भी बेहतरीन ट्रिक होगा, इसलिए जो है मैं ये बोलूँगा कि आप जो है जो आपको आता है उसी मेथड से करिए जहाँ से आपने पढ़ाई की है, जो मेथड आपको याद है। ठीक, मैं आपको बस बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो घर से जो है कॉलेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका जो सामान्य चाल है, मतलब वो सामान्य गति से जो है जो जाता है, या सामान्य गति जो है उसका क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसका सामान्य चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दिन वह अपने सामान्य समय से 1 घंटा देरी से निकला। अब 1 घंटा देरी से निकला तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। अब देखो एक तो आपके पास होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब यहाँ से समय का आप मान निकालेंगे तो दूरी बटे आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। चूंकि यहाँ पे जो अंतर दिया है वो क्या है, आपका समय का अंतर दिया है। मतलब जो सामान्य जो गति है और जो 4 किलोमीटर बढ़ा के जो गति है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 4 घंटे का है। तो इसी को जब हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे तो दूरी कितना है, 80, और सामान्य चाल उसका कितना है, x, और जो है दूरी सेकंड केस में भी कितना है, 80, लेकिन सेकंड केस में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड को क्या किया है, बढ़ा दिया है। और इन दोनों के बीच का समय का जो अंतर है वो आपका कितना है, 1 घंटे का अंतर है। ठीक, अब आप देखो इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है कि आप इसमें क्या करो, सारे ऑप्शन को पुट करके देख लो। ठीक, ऑप्शन को पुट करके देखो और पुट करने के बाद देखो कि किसको करने से यहाँ पर जो है आपको जो है 1 मिल रहा है। ठीक, तो देखिए ये जो है पूर्ण नंबर है, तो या तो आप छोटे से रखना शुरू करिए, 28 से तो डिवाइड नहीं होगा, 20 रख के देखते हैं। तो जब इसको या तो आप समीकरण बना के भी सॉल्व कर सकते हो ना, मैं ऑप्शन से सॉल्व करना बेटर प्रीफर करूंगा। तो 20 यहां रख देता हूं और ये हो जाएगा 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। तो देखो 20 चौके कितना होता है, 80, और 24 पंछे कितना होता है, ये भी आपका होता है, नहीं 24 पंछे तो नहीं होता है, नहीं ये आपका इससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 24 के पहाड़े में तो 80 नहीं आता है, समीकरण ही बनाना पड़ जाएगा। चलिए समीकरण बना के देख लेते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, चलो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सीधा सीधे समीकरण बना लेते हैं हम लोग, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, समीकरण जब बनाएंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x + 4, ये हो जाएगा आपका 80x, और ये हो जाएगा 8 चौके 32, और ये हो जाएगा -80x इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा आपका 320 बराबर, ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा तो x² + 4x हो जाएगा। ठीक, फिर इसका एक इक्वेशन बनेगा x² + 4x -320 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका टूटेगा, x धन 20 और x ऋण 16 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो आएगी -20 जो कि नहीं हो सकता, तो दूसरी वैल्यू x की क्या आएगी, 16। तो हमें सामान्य चाल कितना मिल गया, उसका 16 मिल गया। लेकिन बदली हुई चाल, तो बदली हुई चाल कौन सी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से पुट करने से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लेना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी को दूसरा तरीका भी इसका पता होगा, शॉर्टकट तरीका बहुत सारा रहता है,
तो उससे भी जो है आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए यदि x बराबर 7 धन 4 रूट 3 है तो रूट x धन 1/√x का मान आपको निकालना है। कई बार यही क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको x धन 1/x का मान ज्ञात करना है। तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो जब आप इसका 1/, कैसे निकालते हैं, देखो मैं शॉर्टकट भी बता देता हूं आपको। अब इसका 1/x जब आपको निकालना होगा ना, तो ये जो बीच का जो भी चिन्ह होगा इसको बदल देना। अगर ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक, अगर a दिया है और 1/a निकालना है तो भी यही होगा, y दिया है 1/y निकालना है तो भी यही होगा। अब ये कैसे हुआ, देखो आपके पास क्या है, x बराबर 7 धन 4 रूट 3 है, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब वो 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उल्टा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा आपका 1/7 धन 4 रूट 3। अब इसका परिमयीकरण कर दो, परिमयीकरण करने से क्या होता है, बीच वाला साइन जो है बदल जाता है। ठीक है, तो ऊपर में देखो 7 ऋण 4 रूट 3 हो जाएगा और नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² ऋण b²। तो ऊपर वाला तो कुछ नहीं होगा, 7 ऋण चिन्ह ये सही होगा, 7 7 49, 4 चौक 16, 16 2 32, 16 3 48। तो नीचे में कितना आ गया, 1 आ गया ना, देखो 1 आया कि नहीं। तो जब आप नीचे वाले को बदलते हो ना, तो बदलने से जो है क्या होता है, 1/, करने से इनके बीच का जो भी चिन्ह होता है वो क्या होता है, आपका बदल जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें x का मान पता है और हमें 1/x का मान भी पता चल गया। आप डायरेक्ट जो है शॉर्टकट हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका वर्ग और इसके वर्ग का अंतर अगर 1 आ रहा है, मतलब बीच वाले साइन को आप बदलोगे तो आपका 1/x मिल जाएगा। याद रखना ना, इसका वर्ग करके देखना और इसका वर्ग करके देखना, और दोनों का अंतर अगर 1 आ रहा है मतलब 1/x जो है बीच वाले साइन को बदलने से मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 नहीं आ रहा है तो फिर आपको परिमयीकरण करना पड़ जाएगा। लेकिन हमें तो यहां पर पूछा है रूट x धन 1/√x, तो एक काम करते हैं ना भाई, हम लोग जो है जैसे √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर करेंगे, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका a²। मैं थोड़ा समझाना है करके डिटेल में आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। 2ab ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, इसका क्या हो जाएगा 1/x और इसका क्या बचेगा 2। तो देखो आपके पास x का मान है 7 धन 4 रूट 3 और इसका मान अभी अभी आपने निकाला 7 माइनस 4 रूट 3 धन 2। ये और ये कट गए, 7 और 7 14, 14 और 2 कितना हो गया 16। तो 16 को आंसर टिक मत कर देना, क्योंकि हमें देखो किसका मान निकालना है, √x धन 1/√x का, और 16 ऑप्शन में है भी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो मान निकल कर आया है ये वर्ग का है, लेकिन हमें तो सिंपल √x प्लस 1/√x चाहिए। तो इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो ये 4 होगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पर। देखिए 18वां प्रश्न है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर टिका हुआ है। तो पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में चित्र बना लेना। एक है आपके पास जो है क्या है, अर्धगोला है, इस तरीके से जो है आपके पास है अर्धगोला। ठीक, अब इसके ऊपर में क्या बोल रहा है, एक शंकु है इस तरीके से, और जो खिलौना है आपका इसी तरीके का बना हुआ है। ठीक है, जिसका त्रिज्या आपको कितना दिया है, देखो इसका पूरे का मतलब ये अर्धगोले का भी और शंकु का भी। ठीक है, जो समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर टिका हुआ है, खिलौने की जो कुल ऊंचाई है, मतलब यहां से लेके आपका नीचे तक का जो कुल ऊंचाई है ये आपका 15.5 है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो ये भी तो एक त्रिज्या ही हुआ, ये भी तो एक त्रिज्या ही हुआ ना, मतलब इसकी ऊंचाई अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई कितनी बची, तो 15 में से आप इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और इसका जो त्रिज्या है यही इसके लिए क्या बन जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब हमें जो है शंकु का ऊंचाई मिल गया, लेकिन हमें क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसमें आपको लेना पड़ेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का भी आपका क्या लेना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ जो है लेना पड़ेगा। तो शंकु के लिए क्या होता है आपको पता है, πr_l होता है, और अर्धगोले के लिए क्या हो जाएगा आपका 2πr²। तो r तो आपके पास है 3.5, l आपके पास है क्या, नहीं है। l जो होता है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, मतलब शंकु का स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है l = √r²
प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पर आर आपका त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। तो त्रिज्या कितना दिया है 3.5 का स्क्वायर और आपका ऊंचाई कितना निकल कर आया है 12 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 35 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1225 आता है। तो इसका दशमलव लगा दो तो ये हो जाएगा 12.25 और 12 का वर्ग कितना होता है 144 हो जाता है। ठीक है, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 156.25, 156.25 और इसका वर्गमूल जो होगा ये होगा आपका 125 का होता है। तो ये दशमलव में जो है 12.5 बन के निकलेगा। अब आपके पास सारे मान हो गए, एल का मान निकल गया, आर का मान पता है आपको, पाई का मान तो 22/7 आप रख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, पाई और आर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा एल और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2r बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 22/7, त्रिज्या का मान कितना है 3.5, स्लैंट हाइट कितना आया है 12.5 और 2 इंटू आर, तो आर का 3.5 है, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 0.5। तो 22 पंचे 110 मतलब ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 19.5। जब आप इसका गुणा करेंगे 19.5 और इसका तो ये आएगा 214.5। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जो है अपने रूम में जो है क्या करना है, जितने भी जो क्षेत्रमिति के जो फॉर्मूले होते हैं उसको जो है बड़े से चार्ट में आप बना के चिपका लीजिए, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता। तो बार बार उस फॉर्मूले को देखिए, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जैसे वर्ग है तो उसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है उसके भुजा के साथ। ठीक है, समान क्या बोलते हैं, परिमाप क्या होते हैं, एरिया क्या होता है, ये सब जो है आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे जो है आपको बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, औसत गति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आपको एवरेज स्पीड निकालना है और उसके लिए कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। देखिए, पहला है, जब एक व्यक्ति अलग अलग गतियों से समान दूरी तय करता है तो औसत गति गतियों का हरात्मक माध्य होता है। बिल्कुल सही है भाई। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग स्पीड से जो है क्या करता है, गति करता है और दूरी समान है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका 0.1 है और ये आपका 0.2 है, तो 1 से 2 जाते समय मान लेते हैं उसकी स्पीड जो है x थी और 2 से 1 आते समय उसकी स्पीड कितनी थी, y थी। देखो, दोनों ही केस में दूरी क्या है आपका बराबर है, लेकिन स्पीड क्या है अलग अलग है। तो इस समय जब आप एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, तो एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप सबको पता होगा, शॉर्टकट ट्रिक इसका पता होगा, क्या होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये होता है कि नहीं। तो ये तो आपका हरात्मक माध्य का ही फॉर्मूला होता है ना भाई, कि 1/x धन 1/y बटे में 2 करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल आपका सही है भाई, हरात्मक माध्य में ही होता है। औसत गति हमेशा गतियों का समांतर माध्य होता है क्या, नहीं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भाई हमेशा, जैसे मान लीजिए एक आदमी जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से गया 50 किलोमीटर और आगे का स्पीड जो 50 किलोमीटर हो 30 किलोमीटर की स्पीड से गया, तो क्या इसका आप एवरेज निकाल देंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा क्या, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा समांतर माध्य नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी स्पेशल केसेस में हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, इसीलिए ये जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला है, देखिए, जब एक व्यक्ति अलग अलग गतियों से समान अंतराल के लिए यात्रा करता है तो औसत गति गतियों का समांतर माध्य हो सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब एक व्यक्ति देखो अलग अलग स्पीड से दूरी क्या है समान अंतराल के लिए यात्रा करता है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि यहां से किसी व्यक्ति को यहां जाना है, ठीक, अलग अलग गतियों से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की स्पीड v1 थी, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड जो है क्या थी v2 थी, और समय जो था वो दोनों के लिए बराबर था। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 घंटा लगता है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 घंटा लगता है। ठीक, तो इस केस में जो आपका औसत गति होगा वो डायरेक्ट आपका समांतर माध्य से निकल सकता है, जो कि v1 प्लस v2 अपॉन में 2 करने से, क्योंकि समय बराबर है। स्पीड भले ही अलग अलग है लेकिन आपका समय बराबर है, तो आप यहाँ से जो है इसको डायरेक्ट जो है निकाल सकते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक, उसके बाद एस कथन है, देखिए, औसत गति कुल तय की गई दूरी और कुल लगे समय पर निर्भर करती है। तो आपका फंडामेंटल फॉर्मूला है औसत गति निकालने का, ये सब तो शॉर्टकट है। ये जो हरात्मक माध्य वाला है, समांतर माध्य वाला स्पेशल केस है। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है औसत गति निकालने का वो होता है टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया और उसको ट्रेवल करने में आपको कितना समय लगा, ये सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। तो पी सही है, आर सही है, एस सही है। ठीक, तो देख लीजिएगा कौन सा आंसर जो है मैच इसके साथ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से औसत गति के आगे देखो,
औसत गति की समस्या को हल करने में निम्नलिखित चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले कौन से स्टेप आएगा, फिर उसके बाद कौन से स्टेप आएगा, ये आपको जो है क्या करना है, बताना है। ठीक है, क्योंकि ये अरेंजमेंट करने का क्वेश्चन है। अरेंज करने के क्वेश्चन आजकल पीएससी जो है मतलब व्यापम जो है काफी ज्यादा पूछ रहा है। देखो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यात्रा के प्रत्येक भाग में तय की गई कुल दूरी का अंश आपको पहचानना है। जैसे किसी आदमी को यहां से यहां जाना है, ए से लेकर बी तक, लेकिन ए से लेकर बी तक वो अलग अलग जो है समय में अलग अलग दूरी तय किया हुआ है, इस तरीके से। तो पहले तो आपको क्या करना है, प्रत्येक भाग में उसने कितना दूरी तय किया, इसको आप क्या करेंगे, पहचानेंगे। ठीक, उसके बाद प्रत्येक के लिए आप गति भी निकालेंगे, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप क्या करेंगे, पहले जो है आप दूरी को निकालेंगे, दूरी के बाद आप क्या निकालेंगे, स्पीड को निकालेंगे, स्पीड को निकालने के बाद आप क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहीं से डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा काम क्या होगा, कुल समय प्राप्त करने के लिए सभी भागों को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो आपने यहां पर T1 इज इक्वल टू ये निकाला, T2 इज इक्वल टू निकाले, T3 इज इक्वल टू निकाले, T4 इज इक्वल टू निकाले, सबको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो औसत गति है कुल दूरी बटे समय, इसमें रखेंगे और आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया ये चीज। तो इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड मतलब जो फैक्टर है उनसे रिलेटेड आपको क्या करना है, मतलब इसको हल करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, यदि एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके धनात्मक गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। तो ये समझ में आया नहीं होगा, तो पहले एक काम करो, एक क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या बोला, मतलब नेचुरल नंबर बोला, और वो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है तो आप ऐसा कोई भी एक संख्या अज्यूम कर लो जो आपका पूर्ण वर्ग है। जैसे मान लेते हैं 16 है, 16 जो है 4 का पूर्ण वर्ग होता है। ठीक, तो इसके धनात्मक गुणनखंडों की जो संख्या है वो विषम होगी। तो 16 को कौन कौन भाग दे सकता है भाई, तो आपका 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, 8 दे सकता है और 16 दे सकता है। तो गिनो, 1 2 3 4 5, 5 एक विषम संख्या है कि नहीं। ठीक है, क्रॉस चेक करना है तो आप एक और पूर्ण वर्ग देख लो, जैसे 9 है, तो 9 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 3 कर सकता है, 9 कर सकता है, और कोई कर सकता है क्या, नहीं। मतलब किसी भी धनात्मक संख्या जो किसी का वर्ण पूर्ण वर्ग होता है उसके जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या विषम में होती है। जैसे 16 के लिए 5 मिले, 9 के लिए हमको 3 मिले, तो हमें हमेशा विषम मिलेगा। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमको, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में धनात्मक गुणनखंडों की संख्या जो है क्या होती है, सम होती है। अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में जो धनात्मक गुणनखंड है उसकी संख्या समान होती है क्या, नहीं होती है। यहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है। देखिए, अगर हम लोग 9 को एक प्राकृतिक संख्या मानते हैं जो कि है ही, तो इसके जो गुणनखंड है धनात्मक वो क्या है, 3 है। और अगर मान लो यहीं पर एक संख्या लेता हूं मैं 8, तो 8 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो देखो यहां पर तो 3 मिल रहा है 9 के, 8 के कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो कभी सम मिल रहा है कभी विषम मिल रहा है भाई। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो है गुणनखंडों की संख्या हमेशा सम संख्या होगी, गलत है ये। ठीक, तीसरा है, अगर n कोई संख्या है और p1 p2 p3 जो है उसके गुणनखंड हैं, तो कुल गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो इस फॉर्मूले से निकल कर आती है। बिल्कुल सही है भाई। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कोई एक संख्या है, जैसे 9 है। ठीक, तो 9 का जो है आप, या फिर कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं आप, कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिएगा। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है k, और इसके जो गुणनखंड है वो 2 की घात में 3, 3 की घात में 5 और 7 की घात में 2 है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो ये जो घात में जो भी नंबर है ना, इसको 1 से जोड़ देना है आपको। 3 धन 1, 5 धन 1 और 2 धन है, और इनको आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना। तो गुणा करने से जितना आएगा वो आपके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। ये तो फॉर्मूला भी होता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो पी सही है, क्यू आपका गलत है और आर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में देखिए, अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला ऑप्शन है, एक प्राकृतिक संख्या के
ठीक दो धनात्मक गुणनखंड होते हैं यदि और केवल वह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सही भाई, अभाज्य संख्या का परिभाषा ही होता है कि ऐसी संख्याएं जिसको एक और वो जो स्वयं जो इटसेल्फ नंबर है वो दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर भाग नहीं देना चाहिए। तो जो आपका अभाज्य संख्याएं होते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है और दूसरा वो खुद होता है। तो ये आपका कथन सही है। तो क्यों आपका गलत है और बाकी तीनों सही हैं। तो देखिए कौन सा आएगा आपका इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है आएगा। ठीक है, चलिए देखिए कितना डीपली क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। तो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में जो है नहीं आएगा। ठीक है, गलत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है, एक वाहन यात्रा का पहला 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरा 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति कितना है आपका, 18 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है। ये आपसे जो है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कारण है, जब यात्रा को असमान समय अंतरालों में विभाजित किया जाता है तो औसत गति हमेशा तय की दूरी के आधार पर भारित गतियों पर समांतर माध्य जो है होती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका जो है। अभी हमने ऊपर में पढ़ा था, जब एक ऑप्शन आया था हमने पढ़ा था कि जब कोई इस तरीके से दूरी तय करता है और उसके दूरी करते समय अलग अलग भाग में अगर उसकी गति जो है अलग अलग होती है, जैसे पहले भाग में v1 है, दूसरे भाग में v2 है, तीसरे भाग में v3 है, लेकिन जो समय है अगर तीनों में समय जो है सेम है तो उस समय जो एवरेज स्पीड होता है वो तीनों का समांतर माध्य होता है। ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो यहाँ पर इस केस में समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, v1 + v2 + v3 बटे में 3 कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो पहला भाग 1/3 है, दूसरा भाग भी 1/3 है, तीसरा भाग भी 1/3 है, मतलब दूरी आपका बराबर है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो समय है, समय जो लग रहा है, पहले वाला जो है वो आपका कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तीसरा वाला 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो आपको औसत गति पूछ रहा है। ठीक है, तो पूरी यात्रा के लिए जो है आपका औसत गति कितना होगा। तो देखो जब आप ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ये वाला कंसेप्ट ना अभी कारण में काम आएगा। कारण में अभी कथन को सॉल्व करते देखिए, तो कुल समय जो लगेगा हमारा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ठीक है, टोटल टाइम जो होगा, पहले वाले को तय करने में लगा समय, दूसरे वाले को तय करने में लगा समय और तीसरे वाले को करने में लगा समय। तो दूरी कितना है, मान लेते हैं कि टोटल जो दूरी है वो आपका x है। तो पहला वाला जो है उस x का 1/3 चला है, x का 1/3 ही तो बोला है ना। तो पहले वाले के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 1/3 और उसके लिए स्पीड कितना है आपका, पहले वाले भाग में 10 है। फिर दूसरे वाले में भी तो डिस्टेंस आपका 1/3 है, लेकिन आपका स्पीड बढ़कर कितना हो गया है, 20 हो गया है। तीसरे वाले में भी तो आपका 1/3 है और आपका स्पीड बढ़कर कितना हो गया है, 60 हो गया है। जब आप इसको हल करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा टोटल डिस्टेंस और नीचे में आपको मिलेगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर देखो औसत गति आपका 18 आएगा कि नहीं, क्योंकि इस 18 ये किसका मान है, t बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। तो यहाँ पर जो है आपका जो ये 18 जो आएगा ना, ये आपका जो है औसत गति है। ये तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो कारण है वो आपका गलत है। क्यों, जब यात्रा को असमान समय अंतरालों में विभाजित किया जाता है तो औसत गति हमेशा तय की गई दूरियों पर समांतर माध्य होता है। ये गलत है। मैंने अभी बताया कि समांतर माध्य कब होता है, जब आपकी स्पीड अलग अलग हो और आपका समय बराबर हो, तब समांतर माध्य होता है। लेकिन यहाँ तो समय को असमान कर दिया है ना, तो आप डायरेक्ट जो है समांतर माध्य लगा कर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कथन आपका सही है, लेकिन आपका कारण क्या है, गलत है। ये आपको समझ में आया कि नहीं कि d/18 यहाँ पर जो आया है सॉल्यूशन, t बराबर d/18, इस 18 को इधर गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा आपका d/t। और d क्या है, टोटल डिस्टेंस, t क्या है, टोटल टाइम। तो कुल दूरी बटे कुल समय ही तो औसत माध्य होता है ना, तो इसीलिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा औसत सही है। ये कारण गलत है। आप समांतर माध्य का डायरेक्ट फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब आपका समय सेम हो और स्पीड आपका क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पर तो समय सबका अलग अलग कर दिया है, क्वेश्चन में असमान बोला है, इसलिए फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो कथन सही और कारण आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी जो निश्चित राशि है 5 वर्षों में जो है स्वयं का कितना हो जा रहा है, स्वयं का जो है 8/5 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो जो दिया है वो है आपका 8/5। तो मान लेते हैं हम लोग, जो बड़ा है उसको मूलधन मान लेते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट आपका 8 है
और प्रिंसिपल आपका जो है क्या है 5, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन ऋण मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5, मतलब आपका साधारण ब्याज कितना आएगा, 3 इकाई आएगा या 3 यूनिट आएगा। इसको हमने माना है ना, इसीलिए आप यहाँ पर रुपए नहीं लिख सकते, क्योंकि अनुपात दिया था, तो अनुपात में जो बड़ा है उसको हमने मिश्र धन मान लिया, जो छोटा है उसको मूलधन मान लिया। ठीक, तो साधारण ब्याज जो है हमारा 3 इकाई आया। अब देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में कितना होता है 100। तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकल कर आया है 3 इकाई। हमने मूलधन को कितना माना है 5 इकाई। हमारा जो आर है यही तो हमें फाइंड करना है, और समय जो है वो है हमारा 5 बटे में 100। तो 5 पच्चे 25, 25 चौके 100, 4 दिया कितना हो जाएगा 12%। तो आर बराबर कितना आएगा 12%। तो जब ऐसा अनुपात में दिया रहेगा तो बड़ा वाले को मिश्र धन मान लेना, छोटे वाले को मूलधन मान लेना, दोनों का अंतर को निकाल दोगे तो आपको एसआई मिल जाएगा। एसआई के फॉर्मूले में आप रखेंगे तो ये आपको डायरेक्ट आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है 10 ग्रीटिंग कार्डों का क्रय मूल्य, मतलब 10 टाइम्स ऑफ सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मूल्य 8 ग्रीटिंग कार्डों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको खरीदने में जितना खर्चा हुआ वो 8 सामान को बेचने सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। तो लाभ या हानि निकालिए। तो एक काम करते हैं, लाभ या हानि तभी पता चलेगा जब सेलिंग प्राइस हमारा ऊपर में रहेगा और कॉस्ट प्राइस कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसको 10/8 लिख देते हैं। अब ये सेलिंग प्राइस अपॉन क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब दोनों साइड एक एक घटा देते हैं, एक एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 8 बटे में 8, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि यही तो आपका लाभ का फॉर्मूला है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2/8, और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। अगर परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, 2 चौके 4, ये हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा आप क्यों किए समझ में आए, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये अगर पॉजिटिव में आ रहा है मतलब लाभ हुआ, नेगेटिव में आ रहा है मतलब हानि हुआ। तो इसको हल करेंगे तो 25% जो है आ जाएगा गुणा भाग करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा ना तो ऑप्शन से जाइएगा, इक्वेशन बनाने जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। एक भिन्न है जिसका जो अंश है ना उसके हर से 4 कम है। तो देखो पहले वाले में देखो अंश जो है 2 है और इसका हर जो है 6 है, मतलब 4 कम है, ये सही है। यहाँ पर देखो ये 4 है और नीचे वाला 9 है, मतलब इसके अंश और हर में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 3 और 7, हाँ यहाँ पर जो है अंश जो है हर से 4 कम है और यहाँ पर भी नहीं है। तो देखो पहला लाइन को पढ़ के ही आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया भाई, एक तो 2/6 और दूसरा जो है आपका 3/7। यदि अंश को 2 कम कर दिया जाए तो चलो मान लेते हैं इसमें अंश को कम कर देते हैं, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 7। तो हर का मान 8 गुना हो जाता है भाई। यहाँ पर तो ये 0 हो गया, 0 हुआ क्या, नहीं तो 8 गुना होने का बात ही नहीं है। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा आपका सी। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो करके देख लो। अंश को आप क्या कर रहे हो 2 से घटा दे रहे हो, तो 2 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और हर को 1 बढ़ा दो, देखो इसका 8 गुना हुआ कि नहीं, हो गया। तो मतलब सी इसका सही आंसर है। तो बिना भी आप इक्वेशन बनाए आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कम टाइम में जो है आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व जो है करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते देखिए, 2 दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात करने के लिए चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब आपको कोई 2 संख्या दिया है और उन 2 संख्या के जो है आपको क्या दिया हुआ है, उसके जो है एलसीएम फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे वो पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए, तो कोई भी 2 संख्या जैसे आपको दिया हुआ है तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको व्यक्त करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई एक संख्या है p और एक संख्या है q, तो p संख्या और q संख्या जो है इसको हमें जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 2 × 5 × 3 आ रहा है या 2 × 7 × 11 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, गुणनखंडों में आने वाले सभी अभाज्य गुणनखंडों की पहचान करें। ठीक, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के बाद आपको क्या करना है, जो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको आपको पहचानना है। ये आपका जो है दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसमें जो अधिकतम घात है, जैसे मान लेते हैं p में जो है, p वाले में 2 का अधिकतम घात 2 है और q वाले में 2 का अधिकतम घात जो है 3 है, तो आपको किसको लेना है, जो बड़ा घात है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद जो उच्चतम घात का चयन करें।
फिर आपको क्या करना है अगले स्टेप में, एलसीएम प्राप्त करने के लिए चयनित अभाज्य घातों को गुणा करें। जो भी आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो लिया है या लिया है उसको आपको आपस में गुणा करना है, फिर आपको लास्ट में वेरीफाई करना है। तो PQRST ये आपका स्टेप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, चाक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात इतना है। तो चाक में कार्बन का प्रतिशत कितना, जैसा जब भी ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन दिखे आप मान लीजिए कि कैल्शियम का भाग कितना है, 10 यूनिट है, कार्बन का भाग 3 यूनिट है और ऑक्सीजन का भाग मान लीजिए 12 यूनिट है। अब किसका पूछा है, कार्बन का, तो कार्बन को रख दीजिए ऊपर में और नीचे सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा ही करना है आपको। तो ये हो जाएगा 3, 12 और 3 15, और 15 3 कितना हो जाएगा 25% बोला है, इसीलिए 100 से गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12%। मान लो यहीं पर कैल्शियम का पूछता तो ऊपर में रखते 10 और नीचे में रखते तीनों का योग। अगर मान लो ऑक्सीजन को पूछता तो ऊपर में रखते ऑक्सीजन और नीचे में रखते टोटल और 100 से गुणा कर देते। ठीक, ये सिंपल सा रेशो वाले क्वेश्चन में ऐसा आता है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक, गोले का आयतन, जब आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखते हैं तो 4/3 कितना होता है, पाई आर की घात में 3। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देख लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। ठीक, तो देखिए जब घड़ी जो है, घड़ी जब घूमता है तो वो क्या बनाता है, जैसे मान लेते हैं मैं आपको घड़ी बना के दे रहा हूँ, ये मान लेते हैं इस तरीके से घड़ी है आपका। ठीक, और यहाँ पर जो है आपका क्या बोल रहा है, 1 मिनट की सुई लगी हुई, जैसे मान लेते हैं अभी मिनट की सुई 12 पर है और इसका जो लंबाई वो 14 है। मतलब एक तरीके से देखेंगे ये 14 जो है आपका किसके जैसा काम करेगा, ये आपका वृत्त का त्रिज्या जैसा काम करेगा। अब ये जो है मान लो 12 पर था, अब 12 पर से ये 1 पर आ गया, मतलब 5 मिनट हो गया। तो नई स्थिति ये हो गई। तो कितना एरिया इसने कवर किया, जो मैं शेडेड कर रहा हूँ इतना एरिया इसने कवर किया। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये आपका एक तरीके से जो है सेक्टर फॉर्म कर रहा है। ठीक, अब सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं तो याद नहीं मुझे, लेकिन आपको इसके लिए कोण का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए ये होता है आपका हाँ, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन, एक मिनट, फॉर्मूला क्या है, हाँ, जब भी कोई इस तरीके का सेक्टर बनाता है ना तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, एरिया इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा मतलब कितना डिग्री उसने बनाया, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, मतलब टोटल एंगल कितना होता है 360, और ये कितने भागों में बटा होता है, 12 भागों में बटा होता है। तो एक भाग कितना बनाएगा आपका 30 डिग्री, मतलब 5 मिनट घूमने में उसने कितना डिग्री जो है एंगल बनाया, 30 डिग्री बनाया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 बटे में हो जाएगा 360, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और यहाँ पर आपका त्रिज्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने से 154/3 जो है आपका आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा सेक्टर बनाता है जिसमें आपका कोई चीज़ एंगल से घूमता है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः जो है 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए एक त्रिभुज का मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस तरीके से। ठीक, इसकी भुजाएं जो है A है, B है, C है। ठीक, A है, B है और क्या है, C है। जब आप इसका अर्ध परिमाप निकालने जाएंगे तो अर्ध परिमाप को S से दर्शाते हैं हम लोग। परिमाप इसका क्या होता है, A धन B धन थी सारे भुजाओं का योग होता है। अर्ध बोला है तो इसको 2 से आप भाग दे दो, तो ये हो गया अर्ध परिमाप। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर बोल रहा है, मतलब जैसे पहला भुजा A है, दूसरा B है, तीसरा C है, तो बोल रहा है कि अर्ध परिमाप माइनस पहला भुजा, अर्ध परिमाप माइनस दूसरा भुजा, अर्ध परिमाप माइनस तीसरा भुजा, और इसका जो अंतर है वो कितना है बोल रहा है, ये 8 है, ये आपका 7 है और ये आपका क्या है 5 है। ऐसा क्वेश्चन में जो है बोल रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, देखिए एक आपने पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला, जहां पर हीरोन्स फार्मूला में एरिया निकालने का फार्मूला होता है, जो अगर आपको अर्ध परिमाप पता है तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। ठीक, ये अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है। तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C तो आपको पता है।
तो ये हीरोन्स फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, जहाँ पर एस होता है अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अगर तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो तीनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है ये अंतर दिया है, ये 8 7 जो 5 है ये इनका अंतर है। तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, बचा कौन सा, एस। तो एस कैसे निकालेंगे आप, एस निकालने के लिए जो है इनको आपको इसको जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक, तीनों का जब आप जोड़ोगे मतलब एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 3s धन मतलब 3s, चलो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। देखो जब आप तीनों को जोड़े थे तो आपको क्या मिलेगा, 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और 7 15, 15 और 5 कितना मिल गया था आपको, 20। अब मैंने अर्ध परिमाप का फॉर्मूला बताया था कि ए धन बी धन सी बटे में 2 होता है। इस 2 को इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा ए धन बी धन सी। तो इस पूरे के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2s रख सकते हैं कि नहीं। ये हो जाएगा 3s माइनस 2s बराबर 20। तो s बराबर यहाँ से कितना निकल कर आएगा हमारे पास, s की वैल्यू जो है 20 आ जाएगी। ठीक, तो अब बस आपको क्या करना है, जो आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है उसमें आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो s का मान कितना है 20, s माइनस ए का मान कितना है 8 और ये 7 और ये 5। ठीक, जब आप इसको हल करेंगे ना तो हल करने के बाद ये आएगा आपका 20√14। ठीक, हल कर लीजिएगा इसको, 20√14 जो है आएगा। ठीक है, चलिए ये हीरोन्स फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, त्रिभुज का क्या होता है, चतुर्भुज का क्या होता है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये देखिए ये आपका उससे संबंधित है, रेखाओं से संबंधित है। तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर 2-3 नियम पढ़े होंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रेखाओं के समीकरण हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 7, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू क्या होता है आपका c2। ठीक, इस तरीके से होता है। देखिए तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग अनुपात निकालते हैं a1 बटे a2 और वो बराबर नहीं होता है किसके, b1 बटे b2 के, तो इस समय जो रेखाएं होती हैं ये आपकी कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा भी पूछ देता है कि रेखाएं का नेचर कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और ये क्या होंगे, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल जो है मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन जो है मिलेगा। ठीक, जब यहीं पर आप निकालते हैं रेशो a1 अपॉन में a2 और जब वो बराबर हो जाता है b1 अपॉन b2 के, और लेकिन बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के, तो उस समय यहाँ पर हमको कोई भी हल जो है नहीं मिलता है। और यहाँ पर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और कोई हल नहीं मिलता। और अगर तीनों बराबर हो जाते हैं, जैसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पर रेखाएं जो होती हैं वो समपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं और यहाँ पर आपको अनंत हल जो है मिलता है। ठीक, इसी के आधार पर जो है ये आपका बन जाएगा। तो देखिए पहला वाला जो है क्या है, 2x धन 3y बराबर 7, 4x धन 6ky बराबर 14। तो जब आप इसको हल करेंगे तो a1 का मान कितना निकलेगा 2, a2 का मान कितना निकलेगा 4, b1 का मान कितना मिलेगा 3 और b2 का मान कितना मिलेगा 6k, c1 का मान कितना है 7 और ये 14। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आया 1/2, ये भी आया आपका 1/2, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये भी आया आपका 1/2 के। तो यहाँ पर देखो अगर k का मान 1 हो जाता है तो यहाँ पर ये तीनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, और तीनों बराबर हो गए मतलब क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा ये आपका बनेगा कौन सा, 3 के का। अच्छा तीनों बराबर हो गए ना, हाँ 7/14 हैं। तो इसमें जो है देखिए, इसमें जो है इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा, के सभी मानों के लिए अनंत हल है, के केवल एक मान के लिए प्रणाली का अनंत हल है, प्रणाली का कोई समाधान नहीं, प्रणाली हमेशा सुसंगत रहता है। तो ये मैच होगा आपका किससे, जब आप इसको हल किए तो के का मान 1 के लिए क्या हो जाएगा,
ये है के केवल एक मान के लिए इस प्रणाली के अनंत हल होंगे। ठीक, क्योंकि अगर के का मान एक रख देंगे तो तीनों बराबर हो जाएंगे, रेखाएं संपाती हो जाएंगी और अनंत हल मिलेगा। तो पहला वाले का जो है दूसरे से जो है क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक, फिर जब आप इसको दूसरे वाले को हल करेंगे 3/6, 1/2, 5/2 तीनों बराबर है यहाँ पर, तो प्रणाली हमेशा कैसा रहेगा आपका जो है सुसंगत जो है रहेगा, मतलब अनंत हल इसके मिलेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब यहाँ पर फिर से आप के का मान निकालेंगे तो के सभी मानों के लिए प्रणाली के अनंत हल मिलेंगे, आपको वापस से तीनों बराबर हो जाएंगे, तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो बचा कौन सा, देख लीजिए आप, इसका सही आंसर जो है कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो पहले वाले का हो जाएगा 2, दूसरे वाले का हो जाएगा 4, तीसरे वाले का हो जाएगा 1, चौथे वाले का हो जाएगा 3। बस आपको इन तीनों संबंधों को याद रखना है और के मान को अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से बदल के देखना है यहाँ पर। ठीक, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन पर। देखिए, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 18, 35 और 42 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 9, 2, 19 और 26 जो है क्या होते हैं, शेषफल बचते हैं। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है, जैसे आप लोग जानते भी होंगे। मैं जो तरीका यूज करता हूँ वो क्या है, इसमें से सबसे छोटी संख्या को आप पकड़ो और उसको जो है 18, 35 और 42 से भाग देकर देखो, क्योंकि जो डिवाइड करने वाला फिर एलसीएम लेने वाला तरीका जब आप हल करोगे ना तो थोड़ा सा लंबा समय लगता है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 598 है, तो 598 को आप जो है 18 से भाग देकर देख लो, 18 से भाग देखो जाएगा, फिर कितना बचता है, 35 से भाग देकर देखो और 42 से भाग देकर बेचो, इतना इतना बचता है कि नहीं। तो चलो 598 को जो है हम लोग 18 से भाग देते हैं, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो गया। ठीक, कितना बचा 5, 18 दिए 54 फिर से आएगा 54, तो यहाँ पर जो है हाँ ठीक, तो फिर 18 से 54 करने से शेषफल कितना बच रहा है 4। तो पहला वाला तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल 2 बचना चाहिए। तो अब 602 को भाग दे के देखते हैं, तो 602 को 18 से भाग देंगे तो 18 तिया फिर से आ जाएगा 54 और यहाँ बचेगा 6, 18 तिया 54, 18 तिया 54 फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है 8 बच रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद देखते हैं 614 को 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया फिर से आ जाएगा हमारे पास 54 और ये हो जाएगा 74। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, हाँ यहाँ बच रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन बाकी से भी डिवाइड करके देखते हैं, 35 से भी करके देखते हैं, क्योंकि 35 से भाग देने से 19 आना चाहिए, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए ना। तो 35 से कम 35, 35 दूने 70 तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ बचेगा आपका 26। 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, 5, 5 में से 3 गया तो ये। उसके बाद देखो 35 दूने 70, 35 दूने 70 और 35 छक्के कितना होता है आपका 210 और 35 सत्ते कितना होता है, देखो गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा ही है, तो 35 सत्ते होगा आपका 245। ठीक है, तो 245 और इसमें से 264 को हम लोग घटा देते हैं तो 19 बच रहा है, बिल्कुल सही, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक, अब एक बार देख लीजिए 26 से भाग देकर तो यही आएगा आपका 614 ही आएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा इजी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 घन प्रत्येक का आयतन जो है 64 है, तो देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात में 3, तो ये दिया है 64, तो यहाँ से पहले भुजा निकाल लेते हैं, फिर आगे देखेंगे तो 4 का घन जो होता है वो 64 होता है, तो मतलब भुजा मिल गया 4 को सिरों से सिरों तक जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब ये बोल रहा है, देखिए यहाँ से भुजा तो हमको मिल गया, अब 2 घन को जो है ना इस तरीके से साइड बाय साइड जो है क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है इस तरीके से। अब जब साइड बाय साइड आप जोड़ देंगे तो इसमें से एक जो भुजा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका 4 और इसका 4 जुड़कर कितना हो जाएगा 8, बाकी दोनों भुजाएं आपकी 4 ही रहेंगी, है कि नहीं। दोनों को जोड़ देंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा, दोनों का लंबाई बराबर है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई तो 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणित लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पर देखिए लेंथ बढ़ के हो गया है 8, तो 8 गुणित 4, फिर बाकी तो सेम है, ब्रेड्थ और हाइट 4 और 4 ही हैं, हाइट 4 है, लेंथ आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 दूने 64, 64 से 70, 70 दो कितना हो जाएगा 80, 80 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 160 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर आपको फॉर्मूला पूछा है कि एक बेलनाकार में जो है बेलन का, देखिए बेलनाकार में जो है अगर आपको आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच होता है।
पृथ्वी का कुल सतही क्षेत्रफल, तो पृथ्वी का आकार कैसा है? आपका पृथ्वी का जो आकार है वो आपका गोला है। अब गोले का जो है सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? तो गोले के सतह का क्षेत्रफल जो है आपका 4πr² जो है होता है। गुंबद के आकार का बादल में हवा फंसी, गुंबद का आकार मतलब अर्धगोला, अर्धगोले के लिए कितना होता है? 2/3πr³ होता है। नक्शे पर हवा की दिशा बदलने वाले सेक्टर का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था, θ/360 × πr², जब सेक्टर की बात की जाती है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला है हमारे पास, यदि एक दर्जन दर्पण मतलब 12 वाले एक गत्ता गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और बिना टूटे हुए दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकते? ये क्वेश्चन सिंपल से इतना है कि 12 दर्पण है या 12 सामान है, वो गिर जाता है, टूट जाता है, तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जो सही नहीं हो सकता? मतलब टूटा हुआ दर्पण और बिना टूटा हुआ दर्पण दोनों मिलाकर कितने होंगे? 12 ही तो होंगे ना। तो 2:1 में मान लो टूटता है, मतलब 2 जो है टूटा हुआ है और 1 जो है बिना टूटा हुआ है। तो मान लेते हैं कि टूटा हुआ 2x और बिना टूटा हुआ 1x है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। 3x बराबर 12 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 4। मतलब 8 टूटा हुआ हो सकता है, 4 बिना टूटा हुआ हो सकता है, ये स्थिति संभव है। 3 और 1 4 को जब करेंगे तो 3x धन 1x बराबर 12 करेंगे तो यहाँ से x का मान जो है 3 आएगा, मतलब 3 तिया 9 और 3, ये भी संभव है। 3 और 2, तो 3 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 5x जो है 12 के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर x का मान आपको पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा, मतलब इस अनुपात में नहीं टूट सकता। बाकी तीनों अनुपात में जो है टूट सकता है, क्योंकि अगर अनुपात में टूटेगा तो दोनों अनुपात को जोड़ने से वापस से 12 मिलना चाहिए ना। तो जैसे ये वाले में जो है 6 टूटा हुआ होगा, 6 बिना टूटा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो मेथड मैं आपको यूज़ करके बताया हूँ, हो सकता है आपको इससे भी इजी मेथड पता हो, तो उसमें देख लीजिएगा आपको जो सही लगता है, ठीक है। और अगर डिटेल से बताना है या और शॉर्टकट बताना है, ट्रिक, तो बता दीजिएगा कमेंट करके। अगले वीडियो में फिर हम लोग वैसे शॉर्टकट ही जो है क्या करेंगे, सॉल्व जो है करेंगे। थैंक यू।